fire style, Fireball Jutsu! What? Genin can't do fire jutsu. सासुके ने अपने शूरिकेन्स काकाशी की तरफ फेंके, यह सोचकर कि उसने सही निशाना लगाया है। लेकिन जब हथियार लगे तो उसने देखा कि उसने केवल एक पेड़ के ठूंठ को मारा था। काकाशी ने एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी जगह बदल ली थी। जैसे ही काकाशी उनकी ओर बढ़ा, सासुके और सकुरा नई छिपने की जगह खोजने के लिए भाग गए। सकुरा ने सोचा कि उसने काकाशी से काफी दूरी बना ली है और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उधर नारुतो ने खुद को एक जाल से छुड़ाने में कामयाबी पाई, लेकिन अनाड़ीपन से फिर से उसी जैसे एक और जाल में फंस गया, जिससे वह फिर से उलझ गया। सकुरा, जो इधर उधर भटक रही थी, खुद को सुनसान और डरावने जंगल में अकेला महसूस कर रही थी। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से एक खून से लथपथ सासुके प्रकट हुआ, जो शूरिकेन्स से घायल होकर उससे मदद की गुहार कर रहा था। डरी हुई सकुरा को यह समझ नहीं आया कि यह काकाशी का झेंजुत्सु था, एक भ्रम जो उसे मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए बनाया गया था। शायद एक चाल जो काकाशी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। अब सासुके की बारी थी काकाशी से लड़ने की। तेजी से योजना बनाते हुए उसने एक शूरिकेन जाल तैयार किया, जिसे काकाशी ने चतुराई से बचा लिया। लेकिन सासुके पहले से तैयार था, एक घूंसे की बौछार के साथ। काकाशी को चौंकाते हुए सासुके ने उसके कमर से बंधे घंटियों को छू लिया, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उधर नारुतो, जो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था, उसने 2 खाने के पैकेट देखे और घंटियों को भूलकर अपने खाली पेट के बारे में सोचने लगा। काकाशी ने सासुके के फायरबॉल जुत्सु को देखा, जो सासुके की उम्र के हिसाब से उसकी प्रभावशाली क्षमता दिखा रहा था, लेकिन फिर भी काकाशी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। बिना डरे काकाशी ने एक और जुत्सु का इस्तेमाल करके सासुके को फंसाया, जिसमें जमीन से हाथ निकलकर उसे पकड़ लिया और गर्दन तक गाड़ दिया। दूसरी तरफ नारुतो खाने का एक निवाला लेने ही वाला था कि उसने देखा काकाशी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नारुतो ने इसे मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद सकुरा ने सासुके को गर्दन तक जमीन में ढसा देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने सासुके से कहा कि उन्हें अगले साल फिर से कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि घंटियां लेने का समय खत्म हो गया है। लेकिन सासुके ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए उसके संदेह को खारिज कर दिया। उसका एक उद्देश्य था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह मारना चाहता था, और वह एक भी पल बर्बाद नहीं कर सकता था। उसी समय घंटी बजी, यह संकेत देते हुए कि उनका अभ्यास समाप्त हो गया। काकाशी ने उन्हें इकट्ठा किया, नारुतो को पेड़ से बंधे हुए सजा के तौर पर। उसने समझाया कि वे असफल हुए क्योंकि उन्होंने टीम की तरह काम नहीं किया। हर किसी ने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, बिना आपसी विश्वास या सहयोग के। सासुके ने अकेले काम किया, सकुरा ने केवल सासुके पर ध्यान दिया, और नारुतो अपनी मर्जी से भागा, जिससे हर कोई नुकसान में पड़ गया। लेकिन काकाशी ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। दोपहर के खाने के बाद वे फिर से घंटियों को लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि नारुतो को खाना खाने से मना किया गया था, यह सजा थी नियम तोड़ने की, और जो भी उसे खाना खिलाएगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही काकाशी वहां से गया, सासुके ने अपना खाना नारुतो को दे दिया और सकुरा ने भी अनिच्छा से सही उसे खिलाया। अचानक काकाशी प्रकट हुए और खुलासा किया कि वह सब देख रहे थे। उनकी हैरानी के लिए काकाशी ने कहा कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है। सजा के बावजूद मिलकर काम करके उन्होंने वह टीम वर्क दिखाया जिसकी काकाशी तलाश कर रहे थे, और वे उनके पहले छात्र बने जिन्होंने यह परीक्षा पास की। तीनों ने जश्न मनाया, इतने खुश कि वे नारुतो को पेड़ से खोलना भी भूल गए और घर चले गए। उनकी पहली असली मिशन उतनी भव्य नहीं थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, एक भागे हुए पालतू जानवर को ढूंढना, जिससे नारुतो निराश हो गया। जब उन्होंने उस बिलबिलाते बिल्ली को उसकी मालकिन, एक तेज और डरावनी महिला, को लौटाया, तो वे उसकी बार बार भागने की आदत से सहानुभूति रख सके। जल्द ही उन्हें और भी काम सौंपे गए, जैसे
एक मुख्य सलाहकार के जिद्दी बेटे की देखभाल करना और आलू खोदना। ये मिशन नारुतो को और रोमांचक कुछ करने की तड़प में छोड़ गए। उसने एक उच्च स्तरीय मिशन की मांग की। उसकी शिकायतें सुनने के बाद होकागे ने आखिरकार सहमति दी और उन्हें एक सी रैंक का मिशन सौंपा। ताजुना नामक एक पुल बनाने वाले को सुरक्षित उसके गंतव्य तक ले जाना। नारुतो ने गांव से बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए उत्साहपूर्वक तैयारियां की, लेकिन मिशन की कठिनाई जल्दी बढ़ गई जब दो दुष्ट निंजा ने उन पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही काकाशी को मार डाला। डर से जमे हुए नारुतो ने देखा कि सासुके उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा और तभी काकाशी चौंकाने वाली तरह से फिर से प्रकट हुए। उन्होंने अपने हमलावरों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक और सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। खतरा उजागर होने के बाद मिशन को सी रैंक से बढ़ाकर बी रैंक या शायद उससे भी उच्च घोषित कर दिया गया, क्योंकि काकाशी ने महसूस किया कि उनके दुश्मन कुशल और संगठित थे। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, नारुतो ने एक कुनाई से अपना हाथ चुभो लिया ताकि अपने खून में घुसे झर को निकाल सके, और इस प्रक्रिया में उसने अपनी चमत्कारी उपचार शक्ति का खुलासा किया, जो उसके भीतर मौजूद 9 पूंछ वाले भेड़िए की आत्मा से आई थी। जैसे जैसे उन्होंने खतरे के बारे में और सीखा, यह पता चला कि ताजुना का दुश्मन गातो था, एक निर्दयी व्यापारी जो पुल निर्माण को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि यह उसके अवैध धंधों के लिए खतरा था। ताजुना ने समझाया कि उसका गांव इतना गरीब था कि वह एक उच्च स्तरीय मिशन का खर्च नहीं उठा सकता था, इसीलिए उसने असली खतरे का खुलासा नहीं किया। अप्रत्याशित खतरे के बावजूद काकाशी ने ताजुना की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई और टीम को उनके गंतव्य की ओर ले जाने लगे। जैसे ही वे ताजुना के गांव के करीब पहुंचे, नारुतो ने कुनेई को इधर-उधर बेतरतीब फेंकना शुरू कर दिया, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह सासुके से ज्यादा बहादुर है, लेकिन उसने लगभग एक खरगोश को चोट पहुंचा दी। अचानक एक विशाल तलवार हवा में घूमती हुई आई और एक पेड़ में जा धंसी। काकाशी ने तुरंत अपना शारिंगन सक्रिय किया और उनका रवैया बदल गया। धुंध के बीच से जा बुझा मोमोची, जो कि हिडन मिस्ट विलेज का एक खतरनाक निंजा था, सामने आया और उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि सासुके ने एक जबरदस्त डर महसूस किया। काकाशी ने उसे आश्वस्त किया और वादा किया कि वह अपनी जान देकर भी अपने छात्रों की रक्षा करेगा। लेकिन जाबुझा बिना रुके आगे बढ़ा और जल्द ही ताजुना और टीम के बीच आ गया। काकाशी ने तेजी से कुनेई से वार करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक क्लोन को मार पाया। पल भर में असली जाबुझा उसके पीछे आ गया, हमला करने के लिए तैयार, लेकिन उसे काकाशी के एक और क्लोन ने रोक लिया, जो उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके गले पर कुनेई रख दिया। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और टीम अब तक के अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही थी। जैसे ही काकाशी जाबुझा की वाटर प्रिजन टेक्निक के कठोर पकड़ में संघर्ष कर रहा था, नारुतो, सासुके और सकुरा खुद को उस भाड़े के निंजा की भयावह उपस्थिति के सामने असहाय महसूस करने लगे। मिशन की गंभीरता अब उन पर भारी पड़ रही थी। काकाशी की आवाज इस तनाव को चीरती है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए कहती है। स्वाभाविक रूप से नारुतो का पहला विचार भागने का होता है, लेकिन उसके हाथ में एक तेज दर्द उसे बीच में रोक देता है। यह दर्द उसकी शपथ, अपने करीबी लोगों की रक्षा करने के वादे की याद दिलाता है और उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प भर देता है। पीछे हटने के बजाय वह खुद को तैयार करता है और झाबुझा के पैर के नीचे पड़े अपने गिरे हुए माथे के रक्षक को उठाने के लिए दौड़ता है। यह एक प्रतीकात्मक इशारा है कि वह इस लड़ाई में पूरी तरह से समर्पित है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। समय बर्बाद किए बिना वह शैडो क्लोन्स की एक सेना बुलाता है, जो झाबुझा के पानी के क्लोन को घेर कर एक साहसी और अराजक हमला करते हैं। हर दिशा से क्लोन्स हमला करते हैं, लेकिन जाबुझा का क्लोन अपनी तलवार के एक ही विनाशकारी झटके से नारुतो के अधिकांश क्लोन्स को तितर बितर कर देता है। क्लोन्स में से एक सासुके को एक फूमा शूरिकेन सौंपता है, जिसकी चमक उसकी उपयोगिता को दर्शाती है। सासुके तुरंत समझ जाता है, बिना किसी शब्द के नारुतो के इरादे को पकड़ लेता है।
जाबुजा की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह पहले शूरिकेन को आसानी से पकड़ लेता है और उपहास भरी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आत्मविश्वास तब डगमगा जाती है जब उसे बहुत देर से असली खतरे का एहसास होता है। दूसरा शूरिकेन जो बस उसके पास से गुजरता है, हवा में बदल जाता है, खुद को नारुतो के रूप में प्रकट करते हुए, जो भेष बदलकर पूरी चतुराई और समयबद्धता के साथ हमला करता है। नारुतो एक कुनेई घातक सटीकता के साथ फेंकता है। यहीं पर इन एपिसोड्स का सार समाप्त होता है। आगे की कड़ी के रिकैप को मिस न करें, सब्सक्राइब करें